नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक हमारा लूसेंट से होने वाला है। अब पूरी लूसेंट आपको यूट्यूब पर मिलेगी टॉपिक वाइज। पहला अपना प्राचीन भारत, उसका मध्यकालीन, उसका आधुनिक, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी चीज़ें होगी अपनी लूसेंट पर। और इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं और इससे अलग के जो फैक्ट हैं वो बोल दिए जाएंगे, आप सुनना। और अब लूसेंट को पढ़ने की जो समस्या है किस तरह से पढ़ी जाएगी वो सब खत्म हो जाएगी। सही है, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या हमारा है, पहला पॉइंट जो दिया गया है इसमें, रेडियो कार्बन पद्धति जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति, अर्थात ये जो नवीन हमारी पद्धति है के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य जो तिथि दी गई है 2450 ईसा पूर्व से 1700, 2450 नहीं 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। और सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है, त्रिभुजाकार है। उससे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो इसमें तिथि दी गई है 2400 से 1700 ईसा पूर्व, ये गलत दी गई है। हमारे एग्जाम में ये सही नहीं मानी जाती। तो अब हमारे एग्जाम में क्या मानी जाती है, तो आप याद रखना 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है जो हमारे एग्जाम में सही मानी गई है। तो ये सिंधु सभ्यता की तिथि है 2350 से 1750। जब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन करेंगे तब ये उसमें सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद जो दिया गया है कार्बन पद्धति के बारे में दिया गया है, जो एक रेडियो कार्बन पद्धति, इसका निर्धारण कार्बन 40 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री, याद रखना, BF LB द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में कार्बन की मात्रा जितनी कम रहती है वह वस्तु उतनी प्राचीन मानी जाती है। अर्थात किसी प्राचीन वस्तु को देखने के लिए किस पर निर्भर होती है वो, तो कहना कार्बन की मात्रा पर होती है। जितना कार्बन कम होगा वो उतनी प्राचीन होगी। क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे, सिंधु सभ्यता जो दी गई है, सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक काल अथवा कांस्य युग में रखा गया है। तो सिंधु सभ्यता कैसी है, तो ये पूछा जाता है अधो ऐतिहासिक है। इसका अधो ऐतिहासिक का मतलब क्या है कि इसके प्रमाण तो मिले हैं लेकिन इसे अभी पढ़ा नहीं गया है। क्लियर है। तो सिंधु सभ्यता को इसी बेस हम कहाँ रखते हैं, अधो ऐतिहासिक में रखते हैं अथवा कांस्य या ब्राउंज युग में रखा गया है। सिंधु सभ्यता में तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनाया जाता था, कांसा बनाया जाता था। इतना याद रखना। उसके बाद क्या था, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य रेखीय था। भूमध्य रेखीय थे। तो सिंधु सभ्यता के जो व्यक्ति थे वो कैसे थे, द्रविड़ और भूमध्य रेखीय थे। जो एग्जाम में सही माना गया है वो ये दिया गया है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन मतलब उस समय के महानिदेशक थे, ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। अर्थात लिखित रूप में ये बताया था कि हाँ सिंधु सभ्यता यहाँ पर है और इसके कुछ स्थल मिले हैं। किस व्यक्ति ने, तो याद है सर जॉन मार्शल ने। और इन्हें क्या बोला जाता है, उस समय का भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। लेकिन यहाँ जो बताया गया है महानिर्देशक है, ये कौन है, सर जॉन मार्शल है। इन्हीं के नेतृत्व में खोज की गई थी। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया हुआ है इसे, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दासक नदी के किनारे सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। तो इसके पूरे स्थल दे दिए गए, मतलब जो इसके चारों कोनों, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले पश्चिम पुरास्थल दासक नदी के किनारे सुतकांगेडोर बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान में था। जबकि पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में था। क्लियर है, ये याद रखना। उसके बाद
उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर, अखनूर के निकट, मादा या माड़ा भी कर देते हैं वो, ठीक है, दोनों एक ही है। माड़ा जम्मू कश्मीर में था। वह दक्षिण पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर, दाइमाबाद जिला, अहमदनगर महाराष्ट्र में था। अर्थात सिंधु सभ्यता के चारों कोनों के बारे में बोला गया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो स्थल था तो पाकिस्तान में है आपका, याद रखना, दासक नदी के किनारे, स्थान का नाम सूतकांगडोर। अगर पूछा जाए सबसे पूर्वी तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीर, उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के निकट माड़ा और दक्षिण में दाइमाबाद। इसके बाद इससे अलग की जो चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पर दी गई है हिंडन नदी। हिंडन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा और यमुना के बीच में बहती है। गाजियाबाद और नोएडा इसी नदी के किनारे पर है और ये हिंडन नदी नोएडा से थोड़ा आगे चलने के बाद यमुना नदी में मिल जाती है और ये यमुना की सहायक नदी है। हिंडन नदी की विशेषता है, याद रखना। हिंडन नदी ही है जो दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा बनाती है। तो दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा बनाने वाली नदी क्या ना, हिंडन नदी। उसके बाद उत्तरी पूरा स्थल जो आपका यहाँ पर चिनाब नदी दी थी, तो चिनाब नदी के बारे में याद रखना। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया हमारा गोदावरी नदी। दक्षिण गंगा को लगाया है गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है गोदावरी नदी, ठीक है। जब नदी पढ़ेंगे तब गोदावरी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं, तो ये चीज़ें याद रखना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी इसके स्थल दिए गए हैं और स्थल और उनकी नदी और स्थल कहाँ पर है। अगर पूरब की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम की बात करेंगे तो पाकिस्तान, उत्तर जम्मू कश्मीर और दक्षिण महाराष्ट्र। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हाँ सही, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरी थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता नगरी थी। जबकि बात करेंगे वैदिक सभ्यता की तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। क्लियर है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगरों की संख्या दी गई है। सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल पाए गए हैं उसमें 6 महानगर थे और वो 6 महानगर कौन से, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गढ़वारीवाला, उसके बाद राखीगढ़, धोलावीरा और कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल मिले हैं 6 को महानगर माना है, ये याद रखना। और उससे सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि सिंधु सभ्यता में कितनी राजधानियां थी, तो कहना सिंधु सभ्यता की 2 राजधानियां थी, एक मोहनजोदड़ो और दूसरी हड़प्पा। सिंधु सभ्यता की राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थी। अब इसके बाद की जो चीज़ें हैं कि ये जो 6 बड़े महानगर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गढ़वारीवाला, ये पाकिस्तान में स्थित है। राखीगढ़, धोलावीरा और कालीबंगा ये भारत में स्थित है। तो ये तीनों पाकिस्तान में, याद रखना। उसका राखीगढ़ की बात करते हैं, ये कहाँ पर है, हरियाणा। धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात। और कालीबंगन कहाँ पर आपका, ये कालीबंगन भी है और इसे कालीबंगा भी बोलते हैं, ये कहाँ पर आपका, राजस्थान में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो नोट में दिया हुआ धोलावीरा के बारे में रखें। धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, 2021 में विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया। अर्थात यूनेस्को की सूची में जाने वाली भारत की पहली साइट कौन सी है, तो क्या ना, धोलावीरा। और बात करेंगे पूरी सिंधु सभ्यता की पहली साइट, तो क्या ना, मोहनजोदड़ो, जो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। आए समझ। अगर पूछा जाए पूरी सिंधु सभ्यता की साइट बताओ, तो क्या ना, मोहनजोदड़ो। और भारत की बोले जाए तो बताना धोलावीरा कहाँ पर स्थित है आपकी, धोलावीरा गुजरात में स्थित है। कब, 2021 में। कहाँ, तो कहना चीन में एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर ये निर्धारित किया गया कि भारत की कौन सी साइट को यूनेस्को की सूची में शामिल, तो कहना धोलावीरा। क्लियर है यहाँ तक। उसका देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, अर्थात आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। अब मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अभी हम पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता, अब एक नाम आया हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता ही हड़प्पा सभ्यता है,
सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इस वजह से कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे पहला नगर हड़प्पा था जिसकी खोज की गई थी। सिंधु सभ्यता का पहला स्थल जिसकी खोज की गई थी हड़प्पा, इस कारण इसे कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी बोल देते हैं। तो परेशान मत होना, अगर हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता मिल जाए या सिंधु घाटी सभ्यता मिल जाए, दोनों एक ही चीज है, गंगाधर ही शक्तिमान है। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अब नोट में क्या लिखा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे, जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीखड़ घग्गर नदी के किनारे कहाँ पर है, हरियाणा में स्थित है। उसके बाद देखो जो देखा हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान नामक व्यक्ति ने की थी। कभी कभी सूरजभान की जगह ना देकर एक नाम देता है अमरेंद्रनाथ। सूरजभान की जगह कभी कभी ये नाम आ जाता है, टेंशन नहीं लेना। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे पूरी सिंधु सभ्यता की धूल उड़ा देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। नेक्स्ट, लोथल एवं सुतकोटड़ा, लोथल और सुतकोटड़ा सिंधु सभ्यता के दो बंदरगाह दे रखे, दो नहीं है, सिंधु सभ्यता में बहुत सारे बंदरगाह हैं। फिलहाल तो इन्होंने लोथल और सुतकोटड़ा लिखे। बालाकोट, प्रभास पाटन, ये सब बंदरगाह थे, आगे आ जाएंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन या कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई, कालीबंगा से। क्लियर, जो राजस्थान में है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा जो छोड़ दिया जाए, टोटल कंप्लीट हो जाएगा। देखो आगे क्या लिखा है, ऐसे बोल देता हूँ, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल एकमात्र ऐसा नगर था जिसके दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। तो सिंधु सभ्यता में जो गेट खुलने की परंपरा थी वो बाहर की ओर ना खुलकर अंदर की तरफ खुलते थे। सिर्फ लोथल एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसके दरवाजे बाहर की तरफ खुलते थे। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और जौ थी। सही चीज है, दे रखिए, लेकिन ये दाल से भी परिचित थे, कपास से भी परिचित थे, दोनों चीजों से परिचित थे। लेकिन उन्होंने यहाँ जो दो चीजें दी है, गेहूं और जौ से परिचित थे। उसके बाद देखो नेक्स्ट, मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, कोई बड़ी बात नहीं, शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी बनाने वाले हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बनमाली से मिले हैं। मतलब मिट्टी से बना हुआ हल कहाँ से मिला है, ये मिला आपका बनमाली से। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं कि हाँ क्या धान की खेती की जाती थी, तो हाँ क्या ना की जाती थी, दालें भी की जाती थी। उसके बाद चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं, जो कहाँ पर है आपका, गुजरात में। लोथल से मेसोपोटामिया सभ्यता की बेलनाकार मोहरें भी मिली, बहुत इंपॉर्टेंट लोथल, जब आगे पढ़ेंगे तब आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो जो दिया गया है, सुत कोटड़ा और कालीबंगन एवं लोथल सिंधुकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले, अर्थात इन तीनों जगह से घोड़े के अस्थिपंजर मिले। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि घोड़े के अवशेष भी मिलते हैं, जानवर में घोड़े के अवशेष मिले। सुरकोटड़ा, कालीबंगा एवं लोथल से सिंधुकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट, नाप तोल के लिए क्या करते थे, देखो तोल की एक इकाई संभवतः 16 के अनुपात में दी गई थी सिंधु सभ्यता में। उसके बाद नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया और 4 पहिया बैलगाड़ी एवं भैंसे गाड़ी का प्रयोग करते थे। तो यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे, बैलगाड़ी या भैंसे गाड़ी का प्रयोग करते थे।
उससे महत्वपूर्ण चीज जो दी गई है, क्या सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे? तो कहना हाँ व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय व्यापार करना था। क्लियर है? और देखो व्यापार किस किस के साथ करते हैं। तांबे का व्यापार खेतड़ी राजस्थान में है, बलूचिस्तान और ओमान के साथ करते थे सिंधु सभ्यता के लोग उस समय। उसके बाद चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, सोना कर्नाटक, सोने के लिए तो कोलार की खान प्रसिद्ध थी, तो सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। टीन का प्रयोग अफगानिस्तान, ईरान, गोमेद सौराष्ट्र गुजरात में, लाजवा मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सीसा कहाँ से प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है आपका ईरान से। क्लियर है? तो सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, तो हाँ व्यापार करते थे, विदेश से चीज़ें लाते भी थे और बेचते भी थे, अर्थात आयात निर्यात दोनों के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सही बात है, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार है जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड है जो कि 11.88 या 88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है एवं 2.43 मीटर गहरा है। अब मीटर याद रखना, इतना कोई आने वाला नहीं है कि आप बिल्कुल पैमाना नाप के बताओ, बस इतना याद रखना कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल था तो वो क्या था आपका? स्नानागार था। कहाँ? आज पाकिस्तान में है। अगर स्थान पूछा जाएगा तो बताना मोहनजोदड़ो में स्थित था। उसका देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अग्निकुंड। अग्निकुंड यज्ञवेदी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन को कालीबंगा भी बोलते हैं, एक ही बात है। उसका देखो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, और वो देवता कौन है? पशुपति। ये पशुपति देवता कौन? शिव है। तो क्या सिंधु सभ्यता में शिव के प्रमाण मिले? हाँ क्या नाम मिले हैं, और ये पशुपति का नाम है, शिव का नाम है। देखो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता अर्थात पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, शिव के प्रमाण मिले सिंधु सभ्यता से, याद रखें। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ये जो जानवर बोले जा रहे हैं ना, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसके सिंधु सभ्यता में प्रमाण मिलते हैं या किसके नहीं मिलते, तो चीज़ों को समझना। ये यही लूसेंट पढ़ने का तरीका है। अगर लूसेंट में एक एक चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि एक एक लाइन से 4-4 क्वेश्चन बन जाते हैं लूसेंट। ठीक है, तो क्लियर पढ़ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से नृत्य करती कांस्य की मूर्ति मिली, ये भी मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से। उसका देखते हैं नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है? हड़प्पा में, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सरंगी पशु का अंकन मिलता है, अर्थात ये क्या है पता? कुब्बड़ वाला सांड। इतना याद रखना। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर से स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। क्लियर है? तो ये याद रखना, हड़प्पा की मोहरों का सबसे अधिक एक सरंगी वाला पशु अर्थात कुब्बड़ वाला बैल मिला है। कि हड़प्पा की मोहर पर सर्वाधिक क्या था? तो कहना कुब्बड़ वाला बैल था। उसका देखते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या रखा है? मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चुन्नू दड़ों से मिले हैं। ठीक है, ये याद रखना। और ये पूछा जाता है कि कहाँ के व्यक्ति कारीगर थे? तो कहना चुन्नू दड़ों के व्यक्ति क्या थे? कारीगर थे, यहाँ के व्यक्ति। उसका देखो नेक्स्ट, आगे देखा, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सही बात है, अभी पूरी तरह से पढ़ी नहीं गई है, अनुमान के आधार पर अर्थात भाव विचार के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि ये कहना चाह रहे थे या ये बोलना चाह रहे थे। तो ना तो इनकी जो लिपि है वो पढ़ी गई है, इसी कारण सिंधु सभ्यता को अधोऐतिहासिक में रखा गया, और ना पढ़ने के कारण इसे क्या बोला गया है? भाव चित्रात्मक। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। इसका क्रम याद रखना, किधर से लिखी जाती थी, और इसकी लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक है। उसका देखो नेक्स्ट, इसके बाद जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ना लूसेंट वाले,
तब पता चलेगा कि लूसेंट पढ़ने का तरीका क्या है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखो नोट में कैसे रखा है, नोट क्या लिखा है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि सुमेरिया सभ्यता हमारी सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। मेसोपोटामिया सभ्यता इसकी समकालीन सभ्यता है। या सुमेरिया सभ्यता में लेखन कला की उचित प्रणाली की शुरुआत हुई, अर्थात लिखने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई है, तो कहना सुमेरिया सभ्यता से शुरू हुई है। अब ये सुमेरिया सभ्यता कहाँ पे, तो कहना ये इराक में है। सुमेरिया सभ्यता कहाँ की सभ्यता, कहना इराक की सभ्यता है। उसका देखो सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए एक पद्धति अपनाई थी। इस पद्धति का नाम आता है, पद्धति का नाम क्या है, तो कहना ग्रिड पद्धति अपनाई थी। क्लियर है। उसका देखते हैं नेक्स्ट। बात कर रहे थे इसी मेसोपोटामिया सभ्यता की। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से, अर्थात मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला गया है, मेहुला बोला गया है। इसके साथ एक चीज और याद रखना कि हमारे ऋग्वेद में सिंधु घाटी सभ्यता को यह हरियूपिया बोला गया है। तो ऋग्वेद में सिंधु घाटी सभ्यता को बोला हरियूपिया, और अगर मेसोपोटामिया की बात करें तो मेहुला। आपको ये भी याद रखना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता किस देश की सभ्यता है, आप बताना किस देश की सभ्यता है। ठीक है। उसका देखो नेक्स्ट, एक व्यक्ति का नाम है। ये व्यक्ति है स्टुअर्ट पिंगट, आधा ही लिखा हुआ नाम, पिंगट लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। स्टुअर्ट पिंगट लिखा है, पिंगट है, जबकि ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। इसी व्यक्ति द्वारा सिंधु सभ्यता की 2 राजधानी बनाई गई है, बताई गई है, एक हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो। उसका देखो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते, तो पूजा के प्रमाण तो मिल गए। ठीक है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, यहाँ तक सही है। लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। पशुपति की मूर्ति मिली है, अर्थात शिव भी मिले हैं, लेकिन मंदिर नहीं मिले हैं। तो पूजा के प्रमाण तो मिले हैं, शिव के प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन मंदिर नहीं मिले हैं। मंदिर कहाँ मिलेंगे, तो जब तक गुप्त काल नहीं आएगा तब तक मंदिर नहीं आएंगे। मंदिर बनाने की परंपरा गुप्त काल से शुरू होती है। ठीक है, जबकि पूजा की शुरुआत सिंधु सभ्यता में है। उसका देखो आगे क्या लिखा है, वृक्ष पूजा एवं आगे देखो शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। ये शिव पूजा पता कौन है, जो पीछे पढ़ रहे थे पशुपति, वो ही है। आगे देखते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा नहीं होगा, जब बताया जाएगा ना सिंधु सभ्यता या जो भी आपका ये हो लूसेंट का, पता तो चलेगा कैसे पढ़ाई जाती है, कैसा पढ़ना है आपका। अब देखो इसमें ही सब कुछ है, इसके बाहर कुछ नहीं है। आगे लिखा है वृक्ष पूज हो गए, ये हो गया। आप देखो स्वास्तिक चिन्ह, सभी को पता स्वास्तिक चिन्ह का ये होता है स्वास्तिक चिन्ह। इसी के बारे में क्या लिखा है, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन या सिंधु सभ्यता की बात है, हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया जाता था। तो ये पूछा था स्वास्तिक चिन्ह का उद्भव कब हुआ, कहना सिंधु सभ्यता में, किस लिए था, तो कहना सूर्य की उपासना का पता चलता था। आगे लिखा सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी, वही बात कर रहा था, मंदिर के अवशेष नहीं मिले। मंदिर का कुछ नहीं मिलना है यहाँ, मंदिर का तो गुप्त में मिलेगा। क्या पूजा का मिलता है, हाँ कहना पूजा का मिलता है। किस देवता की बात होती, कहना शिव की। क्लियर है, सही। उसका देखो आगे लिखा पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। इसी की तो सर्वाधिक मोहरें मिली हैं, जो हम पीछे पढ़ रहे थे, सर्वाधिक मोहरें इसी की मिली है। आगे देखो नेक्स्ट, आगे क्या लिखा है, क्या लिखा है, स्त्री मृण मूर्तियां अर्थात मिट्टी की मूर्तें अधिक मिलने के ऐसे अनुमान, अच्छा मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। अब मातृसत्तात्मक का मतलब ये नहीं है कि माता रानी बनेगी,
राजा तो बेटा ही बनेगा, लेकिन डिसीजन जो लिए जाएंगे वो माता की मर्जी से लिए जाएंगे, जैसे बाहुबली मूवी में दिखाया जाता है, या जैसे हमारा सातवाहन वंश बताया है, जब हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश उसमें भी आएगा कि सातवाहन वंश कैसा था। तो सातवाहन वंश मात्र सत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता कैसी है? मात्र सत्तात्मक है। क्लियर है? तो माता सत्तात्मक का मतलब ये नहीं कि माता सत्ता पर बैठेगी, सत्ता पर तो राजा ही बैठेगा, मतलब बेटा ही बैठेगा, लेकिन माँ के कुछ डिसीजन लागू होंगे, ये याद रखना। उससे आगे क्या लिखा हुआ है? सिंधुवासी या सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, अर्थात पहनने के लिए प्रयोग करते थे। क्लियर है? उसके बाद देखो नेक्स्ट, सही है। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, पहले से ही परंपरा है मछली पकड़ना। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना। मोहम्मद शाह रंगीले का भी यही कार्य था। ठीक है? कौन सा मुगल शासक पशु की लड़ाई कराता था? कहना मोहम्मद शाह रंगीला। पशु की लड़ाई आपस में लड़ाना, और चोपड़ा और पासा आदि साधनों का प्रयोग करते। तो मनोरंजन के लिए पूरा प्रयोग किया जाता था। याद रखना, मनोरंजन के लिए किस किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, नगरीय सभ्यता थी, उनकी ईंटें कैसी थी? कहना लाल ईंटें थी। अनुपात कितना था? तो कहना 4:2:1। इस अनुपात में यहाँ की ईंटें होती थी। इनका अनुपात एग्जाम में पूछा गया है। सही है? उसके बाद देखो नेक्स्ट आ गया, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं है। तलवार छोड़ो भैया, लोहे से ही परिचित नहीं थे। सोने से थे, चांदी से थे, टीन से थे, कांच से थे, सबसे थे, लेकिन किससे नहीं थे? लोहे से थे। तो जब लोहा नहीं था तो तलवार कहाँ से आ जाएगी? तो लोहे से परिचित कौन थे? कहना वैदिक, उत्तर वैदिक काल के लोग। या लोहा कब आएगा? तो कहना उत्तर वैदिक काल में आएगा। उससे पहले लोहा नहीं आने वाला। गुप्त आएंगे तब मंदिर आएगा, उससे पहले मंदिर नहीं आने वाला। इतना क्लियर है? आगे देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। कालीबंगा एकमात्र, पढ़ लेते इसके बारे में। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर, जो नीचे का शहर था, सामान्य लोगों के रहने हेतु किले से घिरा हुआ था। तो कौन सा शहर किले से घिरा हुआ था? तो बोलना कालीबंगा। क्लियर है? उसका देखते हैं नेक्स्ट, आगे जो दिया है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूनी। इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है। काली का अर्थ क्या है? काली चूनी। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रमाण भी मिलते हैं यहीं से, कालीबंगा से। क्लियर? उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, दास प्रथा और वैश्यवृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। तो कौन सी प्रथा नहीं है? कहना पर्दा प्रथा, सती प्रथा यहाँ नहीं थी। सही है ना? कौन कौन सी प्रथाएं थी सिंधु सभ्यता में? तो कहना पर्दा प्रथा और वैश्य प्रथा यहाँ प्रचलित थी। सती प्रथा नहीं थी, न दास प्रथा थी। अब आगे देखो, आगे सिंधु सभ्यता के जो लोग होते थे, देखो सिंधु सभ्यता में सबों को जलाने और गाड़ने का मतलब है गाड़ थोड़ी देंगे, दफनाने। सिंधु सभ्यता में जलाने और दफनाने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के हड़प्पा शहर में सबों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। तो सिंधु सभ्यता में दोनों प्रमाण मिले, जलाने के दफनाने के, हाँ दोनों मिले। हड़प्पा में दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। लेकिन लोथल और कालीबंगा दो ऐसे क्षेत्र थे या ऐसे शहर थे जिसमें दोनों ही प्रथाएं मिलती हैं। अर्थात लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिलती हैं, मतलब दोनों मिल जाती हैं। क्लियर? याद रखना। उसके बाद देखो, सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः जो सबसे प्रचलित प्रभाव क्या था आपका? बाढ़ को माना गया है। तो सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? तो बताना बाढ़ था, और यही सबसे सही भी माना गया है। उसके बाद आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ तक आग में पकी हुई मिट्टी को क्या बोला गया? टेराकोटा कहा गया है। जब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन करेंगे ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे देख लो एक बार। आधी से ज्यादा सिंधु सभ्यता तो यही कंप्लीट हो जाएगी। छोटा कर देता हूं देखने के लिए। अब देखो,
ये पूरा वो चित्र है जो सिंधु सभ्यता को दर्शाता है। आप एक बार यहाँ से पढ़ो, जब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन करेंगे ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर चला जाए। और जीएस ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया बाहर चला गया, ये फालतू के ढके उछले हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। मुख्य स्थल नदी, ठीक है, खोजकर्ता और वर्तमान जो स्थिति है आज के समय कहाँ पर है, एक एक बार देखेंगे। सब चीज़ें दे रखी हैं, जैसे हड़प्पा मुख्य स्थल कौन सी नदी के किनारे है, अरावली। उसके बाद मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चन्नूदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा, घग्गर, कोटदीजी सिंधु नदी, रंगपुर भादर है। रंगपुर वह है, ये पुस्तक में गलत लिखा है, यहाँ पर मादर लिख देते हैं लेकिन वो भादर है रंगपुर। रोपड़ सतलज, उसके बाद लोथल, भोगवा, आलमगीरपुर, हिंडन, सुतकोटड़ा, याद रखना, दासक नदी। उसके बाद बनवाली, रंगोई, धोलावीरा, लूनी। लूनी नदी के बारे में विशेषता याद रखना, जो भी लूनी नदी की है आपका। धोलावीरा कहाँ पर आपका, गुजरात। उसके अगला क्या है, सोतका कहाँ पे है, सादीकोट। तो पहला तो आपको ये याद रखना कि सिंधु सभ्यता के जो हमारे प्रमुख स्थल है ये कौन कौन सी नदी पर है। क्लास में कई बार मैं बता चुका हूँ इनकी ट्रिक, आप याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट इनकी स्थिति क्या है, सिंधु सभ्यता की स्थिति। देखो जो मेन शहर है वो तो पाकिस्तान में है, हमारे यहाँ नहीं है इतनी, लेकिन सिंधु सभ्यता का क्या विस्तार अफगानिस्तान तक था, या जो कोने दिए गए हैं वहीं तक था। जब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा कि हाँ सिंधु सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान तक था या नहीं था। क्लियर है, अब देख लेते हैं। देखो हड़प्पा कहाँ पर है, तो कहना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में। मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लखनारा जिले में है। चन्नूदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कोटदीजी सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में। उसके बाद रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ में, कठियावाड़ का प्रायद्वीप आता है हमारे यहाँ, याद रखना। रोपड़ पंजाब में रोपड़ जिले में। लोथल गुजरात के अहमदाबाद में। आलमगीरपुर हिंडन मेरठ सबसे बिल्कुल आपका पूर्वी बिंदु। सुतकांगेडोर दासक नदी पर पाकिस्तान के मकरा में। उसके बाद क्या है अगला, बनवाली हरियाणा के हिसार में। धोलावीरा गुजरात के कच्छ में। उससे अगला क्या है, सोतका कहाँ पर आपका, दक्षिणी बलूचिस्तान में। ये चीज़ होगी सही। अब बचा क्या है, जो इनके खोज करता है। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन तो यहीं से सोल्व हो जाएंगे। एक बार देखो खोज करता क्या क्या है आपके। हड़प्पा का खोज करता दयाराम साहनी, और यही पहला खोज करता आता है। सिंधु सभ्यता की खोज करने वाला आदमी कहना दयाराम साहनी। कब की थी, 1921। किस शहर की थी, कहना हड़प्पा। इसके साथ माधव स्वरूप भी है, और आगे क्या है, व्हीलर भी दे रखा है। तो ये याद रखना, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप। उस वाले को छोड़ दो, फालतू का है वो। उससे अगला मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, मैक और व्हीलर। तो व्हीलर दोनों में आ गया, ये याद रख लेना। उससे अगला क्या है, चन्नूदड़ो मैक और एनजी मजूमदार। कालीबंगा क्या लिखा है, अमलांदु घोष और बीबी लाल एवं बी के थावा। उसके बाद कोटदीजी, और यहाँ पर कौन दिए गए हैं आपके, फजल अहमद। रंगपुर रंगनाथ, दोनों रंग से, रंगपुर रंगनाथ। उसके बाद रोपड़ यगदत्त शर्मा। लोथल गुजरात वाला, रंगपुर। तो आप याद रखना, रंगपुर तो रंगपुर रंगनाथ है, दूसरा आपका लोथल के भी, दोनों के आपके रंगनाथ हो गए। उसके बाद आलमगीरपुर यगदत्त शर्मा। यगदत्त शर्मा और रंगनाथ दो जगह है, दोनों को याद करना, लिख लेना। उसके बाद ऑरेंज स्टाइल कहाँ के है, तो कहना सुतकांगे डोर। उसके बाद अगला क्या है, बनवाली, यहाँ के कौन है आपके, रविंद्र सिंह बिष्ट। धोलावीरा के जेपी जोशी। और लास्ट सोत कहा के कौन है आपका, जॉर्ज डेल्स। ये हमारी सिंधु सभ्यता थी जो हमने लूसेंट से कंप्लीट करी। इसके बाद मिलेंगे वैदिक सभ्यता में, और इसके बाद करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर जीएस की धूल न उड़ा दी तो तब बताना, क्वेश्चन बाहर जाए तो भी मिलना। क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, फॉलो करो।